हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में जो कि हम टैली की क्लासेस कर रहे थे, क्लास 18 की तरफ अब हम लोग पढ़ेंगे। डे 18 में स्टूडेंट्स हम लोग एडजस्टमेंट्स को जानेंगे कि अकाउंट्स में एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे करते हैं और कौन सी एडजस्टमेंट का क्या यूज़ है, फाइनल अकाउंट में इन्हें कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। एडजस्टमेंट्स क्या है? समटाइम्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर few transactions are left, so it is necessary to complete the incomplete transactions because without improving all these errors accounts won't be accurate। होता क्या है ना कि हमने आपको बताया था कि हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चलता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो 31 मार्च को जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं बेटा, तो ऐसे बहुत सारे लेन देन कभी कभी हो जाते हैं जो हमारे पेंडिंग रहते हैं, जो होते उसी वर्ष के हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीट नहीं होते। तो चूंकि अब हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई खर्चा हमारे इस साल का है, जिस साल के हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो वो उसी में दिखाया जाना चाहिए। और अगर उस साल का नहीं है तो अगले साल का है तो उस साल में नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो मतलब कहने का, अगर नहीं दिखाया है और अगर उस साल का खर्चा है तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर दिखा दिया है, एडवांस में दिखा दिया है, कुछ एक्स्ट्रा दिखा दिया है जो इस साल से संबंधित नहीं है लेन देन, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो उससे रिलेटेड मैंने 11 तरीके के एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इनको आप समझ के आसानी से इनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज कर पाएंगे। इनकी सारी एडजस्टमेंट्स को हम पहले 1 बाय 1 समझेंगे। समझने के बाद इस पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज में। वो हमारा आगे का पार्ट होगा कि इन सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज को टैली सॉफ्टवेयर पे कैसे करें। तो लेट्स अंडरस्टैंड 1 बाय 1। सबसे पहले हमारा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 2 तरीके के एडजस्टमेंट में एक्सपेंस है यहाँ पे, एक आउटस्टैंडिंग, एक प्रीपेड। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी भाषा में, आसान भाषा में लिखा है। क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? सच एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे विच आर ड्यू, जो ड्यू हैं बट नॉट पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी ऐसे खर्चे जो आपके उस वित्तीय वर्ष से संबंधित है। मिसाल के तौर पे हम मान के चलें कि हमारा वित्तीय वर्ष, अगर हम इस साल की बात करें तो ये वित्तीय वर्ष हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है, 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। तो अब सपोज करिए कोई ऐसी पेमेंट है जो मुझे देनी थी लेकिन अभी दी नहीं और 31 मार्च 2022 आ गई। जैसे मान लीजिए स्टाफ में किसी की सैलरी है, मुझे इस साल की हर महीने की तो मैंने सैलरी दी, अब मार्च की सैलरी जो कि लास्ट मंथ है इस वर्ष का, मैंने मार्च की सैलरी अभी नहीं दी है। तो अब मार्च की सैलरी अगर मैंने नहीं दी है तो अब बनी बात है, अब ये साल तो मेरा खत्म हो रहा है, अब ये जो सैलरी जाएगी अब ये अप्रैल में, 1 अप्रैल 2022 में जाएगी। तो अब चूंकि ये खर्च तो था इसी साल का लेकिन अभी हमने इसको दिया नहीं, तो जो भी बकाया है आपके उस वर्ष के, जिस वर्ष के आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वो सारे बकाया आपके आउटस्टैंडिंग कहलाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकता है, तो कोई भी खर्च आपका आउटस्टैंडिंग हो सकता है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी इसका अभी आगे हम डिस्क्रिप्शन देंगे। दूसरा है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड वर्ड से ही आप समझ सकते हैं प्रीपेड। प्री का मतलब सिंपली पहले से और पेड मतलब पे किया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा प्रीपेड कहलाता है। तो प्रीपेड, ये प्रीपेड मतलब पहले से पे किया हुआ। जैसे आप प्रीपेड सिम यूज करते हैं तो पहले आप रिचार्ज कराते हो, तब सर्विसेज आप 1 महीने की यूज कर पाते हो। यानी ये वो खर्चे होते हैं जो हमें पहले से पे करने होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई खर्चा है, अगर हम मार्च तक का डेटा ले रहे हैं तो 31 मार्च तक के खर्चे तो हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने अप्रैल का भी खर्चा इसी साल में हमने कर दिया। तो अब अप्रैल का खर्चा यानी जो अगला वर्ष है उसके खर्चे इसी साल में कर दिए, जबकि इस साल का तो वो खर्च है नहीं। ऐसे आसान भाषा में समझे कि अगर अभी फॉर एग्जाम्पल आपका जो है मंथ नवंबर चल रहा है, नवंबर में आपने नवंबर की भी सैलरी दे दी और नवंबर के साथ साथ आपने दिसंबर की भी सैलरी दे दी। तो जो दिसंबर की सैलरी दी है वो दिसंबर के लिए है, नवंबर के लिए तो है नहीं। तो नवंबर के जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो इसको माइनस करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे नवंबर का खर्च नहीं है।
तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है। एडवांस जो भी हम एक्सपेंस करते हैं वो सब प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कहलाते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारी क्या होती है, इसको शॉर्ट में हम बता दें, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो तुम्हारे जिस टाइम पीरियड से संबंधित थी, तुमने अर्न तो कर ली लेकिन अभी तुमको मिली नहीं। जैसे आप कहीं पर टीचिंग कर रहे हैं, मान लीजिए नवंबर, तो नवंबर में मैंने जो है पूरा नवंबर में काम कर लिया, बट नवंबर का अभी मेरे को जो है पेमेंट मिला नहीं। मैंने नवंबर में पूरा ट्रेनिंग दिया, पूरा सेशन कंप्लीट करा, बट नवंबर का सैलरी मुझे मिला नहीं। यानी ऐसी इनकम जो हम अर्न तो कर चुके हैं लेकिन अभी हमको रिसीव नहीं हुई है, तो ये हमारी एक्रूड इनकम कहलाती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सच इनकम विच इज अर्नड, जो आप अर्न कर चुके हैं बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर नोन एज एक्रूड इनकम। सच एज, जैसा कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे कर रखे हैं, कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना था, तो आपको जो इंटरेस्ट मिला बट अभी रिसीव नहीं हुआ है, पेबल हो गया है, तो अभी अकाउंट में नहीं आया है। तो जो बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो भी इनकम आप कमा चुके हैं, अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, अभी हाथ में नहीं आई है, तो वो हमारी एक्रूड इनकम कहलाएगी। इसी के अपोजिट अनएक्रूड इनकम है। अनएक्रूड इनकम अपोजिट है ऐसी इनकम जो आपने अभी कमाई नहीं, आपको पहले मिल गई। जैसे मैंने नवंबर में मैं कहीं पे पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नवंबर के साथ साथ नवंबर की तो सैलरी मिली, साथ ही साथ मुझे मेरे बॉस ने दिसंबर की भी सैलरी दे दी, एडवांस में दे दी। तो यहाँ पर अब मैंने जो काम किया है वो तो नवंबर के लिए किया है, और अभी दिसंबर आया नहीं, बट मुझे दिसंबर की भी सैलरी मिल गई। तो जो दिसंबर है हमारा यहाँ पर, ये जो दिसंबर है, दिसंबर हमारे लिए अनएक्रूड होगा, यानी ऐसी इनकम जो हमने रिसीव तो कर ली लेकिन अभी अर्न नहीं की। ठीक है, जो अनएक्रूड इनकम आपके लिए अनएक्रूड इनकम बनेगा, वही सामने वाले के लिए, जो सामने वाला व्यक्ति है जो इस इनकम को आपको दे रहा है, उसके लिए ये क्या बनेगा, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, आप सोच लीजिए, बहुत सिंपल है, प्रीपेड एक्सपेंस। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अनएक्रूड। देखिए आप, यहां पर मैंने क्या बताया, ये खर्च है, और यहां पर मैंने क्या बताया, ये इनकम है, इनकम। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जो किसी के लिए प्रीपेड एक्सपेंस होगा वो दूसरे के लिए अनएक्रूड इनकम होगा। इसी तरीके से जो किसी के लिए एक्रूड इनकम होगा वो दूसरे के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। ऐसे समझिए ना, जैसे आप काम कर रहे हैं एसएस इंटरप्राइज में, यहाँ ये कंपनी है आपकी, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का नाम हम लिख देते हैं समझने के लिए, मिस्टर जुनैद। तो जुनैद को सैलरी कंपनी ने नवंबर का टाइम चल रहा है, तो नवंबर की सैलरी मान के चलिए दे दी, और नवंबर के साथ साथ दिसंबर की भी दे दी। तो अगर आप कंपनी के नजरिए से सोचें यहाँ पर, तो कंपनी ने नवंबर की भी सैलरी दी और दिसंबर की भी दी है, तो दिसंबर की कंपनी ने एडवांस में सैलरी दे दी, तो ये इनके लिए एडवांस एक्सपेंस हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस। अब जरा इनके साइड से सोचिए, जुनैद की तरफ से, जुनैद को नवंबर के साथ साथ दिसंबर की भी सैलरी मिल गई, तो दिसंबर में इनकी जो सैलरी दिसंबर की मिली है वो इन्होंने अभी अर्न तो नहीं की, क्योंकि वो तो अभी दिसंबर में होगी, और इनको रिसीव हो गई, तो इनके लिए ये अनएक्रूड इनकम होगी। जुनैद के लिए ये अनएक्रूड इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपको अपनी कंपनी के नजरिए से सोचना है, आपको दोनों नजरिए से नहीं सोचना है। आपको अपनी कंपनी का देखना है, कंपनी का कोई ऐसा खर्च जो कंपनी को इस
अपने टाइम पीरियड पे करना चाहिए लेकिन कंपनी ने नहीं किया, वो बकाया हो गया, तो ऐसे खर्च को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहेंगे। अगर कंपनी ने कुछ एडवांस में खर्च कर दिया है तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। इसी तरीके से कोई भी इनकम जो कंपनी को हुई है, जो उसने अर्न कर ली उस टाइम पीरियड की लेकिन अभी उसने रिसीव नहीं की, वो एक्रूड इनकम होगी। और ऐसे इनकम जो कंपनी ने अभी रिसीव तो कर ली है लेकिन उसको अभी अर्न नहीं किया, उसका टाइम पीरियड अभी नहीं आया था, एडवांस में उसको वो इनकम हो गई, तो ये उसकी अनएक्रूड इनकम कहलाएगी। इसके बाद आपका आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स आपको एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस में मैं जब फर्स्ट इंट्रो आपको दे रहा था उसमें समझा चुका हूँ। बैड डेट्स हमारा सिंपल सा क्या होता है, जो पैसा हमारा डूब जाता है। किससे पैसा डूबता है? जो हमारे देनदार होते हैं। देनदार कौन? जिनको हम उधार माल बेचते हैं या जिनको उधार पैसा देते हैं, उनसे जो पैसा हमें मिल नहीं पाता है वो हमारा डूब जाता है, वो बैड डेट्स कहलाता है। तो जो पैसा हमको मिल नहीं पाए अपने देनदारों से, वो हमारा बैड डेट्स कहलाता है। बैड डेट्स क्या है? मान लीजिए आपने किसी को माल बेचा था, मिस्टर एक्स को माल बेचा था 10,000 रुपए का। अब मिस्टर एक्स से 10,000 की जगह आपको 9,000 मिल पाए, 1,000 आपका डूब गया। तो जो 1,000 आपका पैसा डूबा है, डूबे हुए पैसे को ही हम बैड डेट्स कहते हैं। अब ये 1,000 डूबने के रीजन कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है मिस्टर एक्स की डेथ हो गई हो सकता है मिस्टर एक्स जो है इंसॉल्वेंट हो गए हो, दिवालिया हो गए हो। दिवालिया मतलब जब पर्सन या कंपनी कोई भी पेमेंट करने के लिए लायबल कंडीशन में ना रहे, तो वो अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करती है। फिर कोर्ट इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये डिसाइड करता है कि कंपनी की वास्तव में फाइनेंशियल पोजीशन कोई भी पेमेंट के रीपेमेंट करने के कंडीशन में कंपनी नहीं है, तो लॉ के तहत कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया। तो ऐसे में फिर कंपनी की जो संपत्तियां होती है उन्हें बेच कर ही कंपनी के जो बकायेदार लेनदार होते हैं, जिनको पैसा देना होता था कंपनी को, तो उनको पैसा दिया जाता है। इसमें सभी का कुछ ना कुछ पैसा डूब जाता है। तो ऐसे जो पैसा हमें मिलना था किसी से, वो पूरा नहीं मिल पाया, तो जो नहीं मिल पाया वो हमारा बैड डेट्स कहलाएगा। फिर आता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा ध्यान रखिए आपका बेटा, जो डेप्रिसिएशन होता है वो आपका फिक्स्ड एसेट्स पर ही लगेगा। डेप्रिसिएशन, ठीक है, किस पे लगेगा? फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स हमारी क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता ये है कि साल भर के बाद, हर साल के अंत में जो साल भर के बाद एक संपत्ति की वैल्यू घटी, तो वो सब डेप्रिसिएशन कहलाएगी। जैसे आप कोई लैपटॉप खरीद के लाए, ऐसे समझिएगा, आप खरीद के लाए, वो लैपटॉप की कीमत है 50,000 रुपए। अब एक साल के बाद क्या उसकी कीमत 50,000 बची? नहीं बची। तो अकाउंटिंग लॉ के तहत हर फिक्स एसेट्स का मूल्य 20% घटता है, 10% घटता है, हर अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। तो हर एक चीज पे अलग अलग डेप्रिसिएशन है। तो फॉर एग्जाम्पल 20% घटता है, तो अब हर साल 20% आपको इसकी वैल्यू को घटाकर अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में दिखाना होगा, ताकि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल विश्वसनीय हो और एक्यूरेट हो। ये नहीं कि जो है 10 साल बाद भी हमारा लैपटॉप अभी भी 50,000 का ही है और हमारी रिपोर्ट्स में वो 50,000 की वैल्यू का ही शो किया जा रहा है, वो गलत होगा। तो डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू पर जो होगा, फिक्स एसेट्स की वैल्यू पे लगेगा, और फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो भी होगी वो साल भर में घटेगी। तो जो भी वैल्यू घटती है वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन उन फिक्स एसेट्स पर लगता है जिनकी वैल्यू बढ़ती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। आज के टाइम पे अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो यही एक एकलौती ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू घटती नहीं है, सिर्फ बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ ही रही है, घटती नहीं है। तो लगभग सभी तरीके की एसेट जो फिक्स एसेट्स हैं उन पे तो डेप्रिसिएशन है, लेकिन केवल लैंड एंड बिल्डिंग पे जो है, स्पेशली लैंड पर, ये हमारा एप्रिसिएशन होता है, लैंड पर, ठीक है, जमीन वगैरह पर। तो जो भी कीमत बढ़ती है वो एप्रिसिएशन कहलाती है। डेप्रिसिएशन से फिक्स एसेट्स की वैल्यू घटती है, जबकि एप्रिसिएशन से फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है। मान लीजिए कोई जमीन 10 लाख की थी और 10% इसकी वैल्यू अगर एक साल के बाद बढ़ी, तो अगले साल इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 लाख प्लस 10 लाख का 1% एप्रिसिएशन 1 लाख, यानी 11 लाख रुपए।
फिर आता है हमारा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आपको मैंने कंपाउंड एंट्रीज पढ़ाई थी। हम अपने देनदारों को जो है डिस्काउंट देते हैं, तो वो डिस्काउंट देनदारों को किस लिए देते थे कि जो पैसा फंसा है वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए। तो यहाँ पर लिखा है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो अकाउंट्स में क्या होता है, हम अपने देनदारों को जो डिस्काउंट देते हैं उसका एक रिजर्व बना के चलते हैं, ताकि जो भी डिस्काउंट दें उससे हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा हमें नुकसान ना उठाना पड़े। तो नुकसान के लिए भी एक हम अपना एक अलग से एक्स्ट्रा मनी लेके चलते हैं, ऐसा कह सकते हैं, एक एक्स्ट्रा रिजर्व लेके चलते हैं। तो वही लिखा है ईच ट्रेडर वांट्स टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द क्रेडिट सेल फ्रॉम द डेटर्स वेरी सून। हर व्यापारी अपने देनदारों से जो भी उधार माल बेचा है जिनको, उनसे पैसा जल्द से जल्द वसूल करना चाहता है, इसलिए ही प्रोवाइड्स डिस्काउंट फॉर दिस, इसी के लिए वो डिस्काउंट देता है। दिस डिस्काउंट नोन एज डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उसी को डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहते हैं। तो ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं इसकी भी जो है अकाउंटिंग में इसकी भी प्लानिंग की जाती है कि हाँ हम अपने देनदारों को लगभग इतने हजार रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, इतने लाख रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो उसी के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, ताकि जब डिस्काउंट दिया जाए तो ज़्यादा हमारी अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल हमारी स्थिति है उस पर ज़्यादा कोई फर्क ना पड़े। जो रिजर्व बनाया है उसी से डिस्काउंट कवर अप हो सके। ऐसा ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जस्ट अपोजिट है। जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है अपने लेनदारों से, तो उसका जो आप रिजर्व अपने यहाँ बना लेते हैं, ये वो होता है। ठीक है, इसके बाद आगे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, जब हम अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई माल या पैसा निकालते हैं, तो जो पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा माल निकाला है उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं। जो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। जो भी हमने अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार से पैसा या जो भी गुड्स वगैरह निकाला है, इसका एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि सपोज करिए आपने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करा। आपको अचानक से कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आपने अपने इस बिजनेस से 5,000 रुपए निकाल लिए। तो ये 5,000 रुपए आपके ड्राइंग्स कहलाएंगे, जो कि आपकी कैपिटल को घटाएंगे, यानी अब आपकी कैपिटल 95,000 की ही बचेगी। तो व्यापार से निजी प्रयोग के लिए, लाइन ध्यान रखिएगा, पर्सनल यूज, व्यापार के यूज के लिए नहीं, व्यापार से पर्सनल यूज के लिए जो हम पैसा या माल गुड्स वगैरह, अगर हम किसी चीज का काम कर रहे हैं, अगर गुड्स ही निकाल लिया है, तो अगर पर्सनल यूज के लिए हम निकालते हैं, जैसे हमारी लैपटॉप की शॉप है, मैंने अपने खुद के घर के यूज के लिए या अपने छोटे भाई के लिए एक लैपटॉप ही ले लिया, अब इसको सेल तो कहेंगे नहीं, तो पर्सनल यूज के लिए मैंने अपने व्यापार से माल निकाल लिया है। ऐसे ही पर्सनल यूज के लिए आप पैसा भी निकाल सकते हैं, तो वो हमारा ड्राइंग्स कहलाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब होता है जब इसी निकाले हुए पैसे पर आप ब्याज लगाकर अपने बिजनेस में वापस करेंगे, तो उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहा जाएगा। ऐसे ही आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल होता है, कैपिटल तो आप जानते हैं, व्यापार को शुरू करने में जो भी प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है, जो कुछ भी लगाता है, वो सब कैपिटल कहलाता है। तो इसी तरीके से कैपिटल पे भी ब्याज दिया जाता है व्यापार के थ्रू। भाई ये मानकर दिया जाता है कि जैसे अभी हम जो है 10 लाख रुपए मिस्टर राहुल को दे रहे हैं, हमने कहा भाई राहुल जी ये 10 लाख रुपए लीजिए, मुझे अगले साल आप 10.5 लाख दीजिएगा, तब तो मैं आपको दूंगा। वो कहेगा हाँ भाई मैं 10.5 दूंगा, मुझे 10 दे दो, मुझे 10 की जरूरत है। तो ऐसा मानते हुए हम अपने व्यापार को एक अदर पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो व्यापार को आप अदर पर्सन मान रहे हैं, तो व्यापार में जो भी व्यापार के मालिक ने पैसा लगाया, वो उस पर अपने लगाए हुए पैसे पर, जिसे कैपिटल कहते हैं, उस पर ब्याज भी चार्ज करता है, उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है। अब ये सारी एंट्रीज को हम कंप्यूटर पर कैसे बनाएंगे और मैनुअल कैसे बनाएंगे, अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्रियों को मैनुअल बनाना सीखेंगे, फिर ये सारी एंट्रीज हम टैली सॉफ्टवेयर पे, कंप्यूटर पे कैसे बनाएंगे उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये छोटे से 4 पॉइंट एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाने के मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं छोटे छोटे। इन 4 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें। स्पेशली आपको ध्यान में रखना है पहला और दूसरा पॉइंट, ये आपको याद कर लेना है। तीसरा चौथा इसी से बना है, वो हम खुद आपको बता देंगे, आप सिर्फ 2 पॉइंट याद कर लेना एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाने के, ताकि अगला वीडियो आपको समझ में आ जाए। खाली सिंपल सा है, क्या एसेट्स का बैलेंस हमारा डेबिट होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है। तीसरा चौथा इसी पे डिपेंड है, हम बताएंगे। तो अगले टर्न पर जर्नल एंट्रियों को, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रियों को
मैनुअली कैसे पास करते हैं वो जानेंगे। फिर उसके बाद ये सारी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रियों को टैली सॉफ्टवेयर पे हम कैसे पास करेंगे ये जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करना सीखेंगे और उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर पे पास करना सीखेंगे।